हेलो साइंटिस्ट। तो देखिए आज हम क्लास +1 का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो साइंटिस्ट इसके अंदर सबसे पहले तो हम फुल इंट्रोडक्शन करेंगे। हम इसके अंदर जानेंगे कि सीक्वेंस क्या होती है और सीरीज क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम इसके अंदर सीक्वेंस की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो साइंटिस्ट इसके अंदर सबसे पहले तो आप सीक्वेंस की डेफिनेशन देखिए कि आखिर सीक्वेंस क्या होती है। साइंटिस्ट सीक्वेंस क्या होती है? इट मे बी डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। साइंटिस्ट आप इसको समझ ही गए होंगे। सीक्वेंस क्या होती है कि किसी भी नंबर्स की अरेंजमेंट होती है। अपने पास मान लेते हैं बहुत सारे नंबर है, उनको जब हम किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर उनको अरेंज कर देते हैं तो वो अपने पास जो सीक्वेंस बनती है। ठीक है, तो साइंटिस्ट सीक्वेंस मैं आपको बना के दिखाता हूँ, एग्जाम्पल से देखिए आपको अच्छे से समझ आएगा। मान लेते हैं कि साइंटिस्ट अपने पास बहुत सारे नंबर्स हैं जो बिखरे हुए हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि अपने पास एग्जांपल के लिए मानते हैं अपने पास 1 से लेकर 20 तक नंबर्स हैं जो अलग अलग जगह पे बिखरे पड़े हैं। ये देखिए साइंटिस्ट, ऐसे अपने पास मान लेते हैं कि 1 से लेके 20 तक अपने पास नंबर्स हैं जो बिखरे पड़े हैं। जैसे कि 1 यहाँ पे पड़ा है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 कहीं पे ही पड़ा है, 5 कहीं है, 6 कहीं है। ऐसे अपने पास देखिए 1 से लेके 20 तक नंबर है जो बिना किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के इकट्ठे बिखरे पड़े हैं। तो हमें क्या करना है साइंटिस्ट, जब हम इन नंबर को एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर अरेंज कर देंगे तो उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। तो साइंटिस्ट देखते हैं इसको सीक्वेंस कैसे बनाते हैं। कि साइंटिस्ट अपने पास क्या करना है कि इन नंबर्स को हमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है। और स्पेसिफिक ऑर्डर अपना क्या होना चाहिए? ऑर्डर्स अपना ये होना चाहिए कि हर एक नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है, या कुछ भी और भी ऑर्डर बोल सकता है, ऐसा मानते हैं कि अपने पास हर एक नंबर्स के बीच में 2 का डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे? सबसे पहला नंबर हम लिखेंगे 1। ठीक है, उसके बाद साइंटिस्ट हमें पता है हर एक नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस आना चाहिए। यही ऑर्डर हमारा चलता रहना चाहिए, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक अपना यही ऑर्डर चलता रहना चाहिए। 1 के बाद में क्या आएगा? 3 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, 7, 9, 11, 13, ऐसे करते करते 13 के बाद में 15, 17 और 19 तक चलेगा। ठीक है साइंटिस्ट, ये अपने पास एक सीक्वेंस बनेगी। और सीक्वेंस का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इसका रहेगा कि हर एक जो नंबर्स है इसके बीच में अपना 2 का डिफरेंस है। और इसके अलावा और भी ऑर्डर हो सकता है साइंटिस्ट, जैसे कि हमने आपको बोल दिया कि 1 से लेकर 20 तक नंबर्स तो बिखरे पड़े हैं, लेकिन इनको आप अरेंज करिए इवन नंबर्स के अंदर, यानी कि जो हर एक नंबर्स है वो सीक्वेंस का इवन नंबर होना चाहिए। तो इवन नंबर से स्टार्ट करते हैं साइंटिस्ट, जैसे कि 2 हो जाएगा, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 तक चला जाएगा। ठीक है साइंटिस्ट, ये भी इवन नंबर की सीक्वेंस है एक। इसके अलावा साइंटिस्ट आपको कोई भी ऑर्डर दे सकता है कि इस ऑर्डर के अंदर आपको अरेंजमेंट करनी है नंबर्स की, तो अपनी वो एक सीक्वेंस बन जाएगी। साइंटिस्ट ज़रूरी नहीं है कि यही ऑर्डर होता है, इसके अलावा आपके पास कोई भी ऑर्डर दे सकता है। जैसे कि हर एक नंबर के बीच में साइंटिस्ट 5 का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे कि अपने फर्स्ट एलिमेंट अपना 1 है, उसके बाद 5 का डिफरेंस रखेंगे तो 6 आ जाएगा। उसके बाद 5 का डिफरेंस रखेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 के बाद 5 का डिफरेंस रखेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 के बाद 5 का डिफरेंस रखेंगे तो 21 हो जाएगा, लेकिन 21 इसके अंदर नहीं है। तो अपने पास 5 का डिफरेंस वाले जो नंबर है उनकी सीक्वेंस बन जाएगी 1, 6, 11 और 16। तो साइंटिस्ट आप इससे क्या समझे हैं कि अपने पास जब बहुत सारे नंबर होते हैं, मान लेते हैं उन नंबर्स की जब हम अरेंजमेंट कर देते हैं, उन नंबर्स को एक जगह पे अरेंज कर देते हैं इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, किसी विशेष क्रम के अंदर, किसी विशेष स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर उसको हम अरेंज कर देते हैं, तो वो अपनी एक सीक्वेंस बन जाती है। जैसे कि एक एग्जांपल और देख के बताता हूँ साइंटिस्ट, जैसे कि हमें बोल दे कि 1 से लेकर 20 तक जो नंबर है उनको सभी को आप अरेंज करिए, जिनके अंदर जो डिफरेंस है वो 1 का डिफरेंस रहना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 ऐसे कंटिन्यू 20 तक कर देंगे, ये भी साइंटिस्ट अपनी एक सीक्वेंस बन जाएगी। लेकिन साइंटिस्ट कभी भी आपको जो आप स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो करते हो, कि जिस स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर अरेंजमेंट करना चाहते हो वो ऑर्डर आपका स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वो आपका जो स्पेसिफिक ऑर्डर है वो टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे कि साइंटिस्ट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम ऐसे इसके अंदर मान लेते हैं कि आपको क्या करना है, एक सीक्वेंस बनानी है जिसके अंदर हर एक जो एलिमेंट्स है, इनका जो नंबर्स है इनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए। मान लेते हैं 2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो आपको मान लेते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट आपका 3 हो गया, फर्स्ट एलिमेंट आपका 1 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया,
आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है 5 के बाद में 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद में आप कुछ भी नंबर्स दे दो 16, 19, ये आपकी सीक्वेंस नहीं बनेगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, ये जो पहले दो एलिमेंट्स है इनके बीच में डिफरेंस हो गया 2 का, इनके बीच में भी 2 का डिफरेंस हो गया, इनके बीच में फिर 4 का डिफरेंस हो गया, इनके बीच में 2 का डिफरेंस हो गया, इनके बीच में 5 का डिफरेंस हो गया और इनके बीच में 3 का डिफरेंस हो गया। तो साइंटिस्ट ऐसा ये हम इसको सीक्वेंस नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनके बीच में जो ऑर्डर्स बन रहा है ना, जो स्पेसिफिक ऑर्डर है वो एक विशेष स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है। ये हमने यहाँ पे रेंडमली सीधे ही बिना कोई स्पेसिफिक ऑर्डर के इनको हमने अरेंज किया है। तो इसको हम इस अरेंजमेंट को हम स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर नहीं है, तो इसको हम सीक्वेंस नहीं बोलेंगे। साइंटिस्ट बिल्कुल सिंपल सी बात है, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस होती है कि नंबर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, आपको नंबर्स की अरेंजमेंट करनी है इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। एक ऑर्डर के अंदर आपको स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर उसको आपको क्या करना, अरेंजमेंट करनी है। और जो आपका स्पेसिफिक ऑर्डर जो आप फॉलो करते हो वो आपका स्टार्टिंग से लेके एंड तक टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको उसी सेम स्पेसिफिक ऑर्डर को ही फॉलो करना है, तभी वो आपकी सीक्वेंस बनेगी, ठीक है साइंटिस्ट। अब बात करते हैं सीरीज क्या होती है। सीक्वेंस तो ये होती है कि नंबर्स की अरेंजमेंट होती है इन स्पेसिफिक ऑर्डर। अब बात करते हैं सीरीज क्या होती है। सीरीज क्या होती है साइंटिस्ट? इट मे बी डिफाइंड बाय द सम ऑफ एलिमेंट्स इन द सीक्वेंस। आपको सीक्वेंस का तो पता चल गया। सीक्वेंस के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स का जो सम होता है उनको ही हम सीरीज बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल है साइंटिस्ट। जैसे कि हमने ऊपर देखिए सीक्वेंस बनाई थी, यही सेम सीक्वेंस लेते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये अपने पास एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस के अंदर ये जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 19 तक, इन सभी का सम करते हैं तो उसको साइंटिस्ट सीरीज बोलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इन सभी का सम लिखेंगे 1 + 3 5, इन सभी का सम मान लेते हैं अपने पास कुछ भी आता है तो उसको हम सीरीज बोलेंगे, नहीं। इनके बीच के अंदर जब प्लस का सिंबल लगा देते हैं ना, उसके बाद अपना जो रिजल्ट आता है उसको हम सीरीज बोलते हैं। जैसे कि ये अपने पास सीरीज है 1 3 5, यहाँ पे देखिए कोमा लगा है, ठीक है, कोमा लगा हुआ, यानी कि सभी नंबर्स की हमने अरेंजमेंट कर रखी है। लेकिन इनकी हमें सीरीज बनानी है तो कोमा को हटाकर हमें यहाँ पे प्लस का सिंबल लगाना पड़ेगा। लेकिन ऑर्डर हमें वही रखना है, स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर ही रखना है इसको। 1 + 3 + 5 + 7 + अप टू +19 तक करना है। बिल्कुल सिंपल है साइंटिस्ट। अपनी जो सीक्वेंस बनी है, सीक्वेंस के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स का जब हम सम कर देते हैं तो वो अपनी सीरीज बन जाती है। सीरीज बिल्कुल भी आसान है समझना, ठीक है साइंटिस्ट। आपको पता चल गया सीक्वेंस क्या होती है और सीरीज क्या होती है। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सीक्वेंस का मतलब होता है साइंटिस्ट, बिल्कुल सिंपल है कि आप मान लेते हैं आपके पास बहुत सारे बिखरे हुए नंबर पड़े हैं, उन नंबर्स को आपको अरेंज करना है एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर। एक स्पेसिफिक ऑर्डर्स के अंदर आपको अरेंज करना है तो वो आपकी बन जाएगी सीक्वेंस। उसके बाद में सीरीज क्या होती है? जो आपकी सीक्वेंस होती है, सीक्वेंस के अंदर जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं यानी कि नंबर्स हैं, इन सभी का सम एक, उसको हम बोलते हैं सीरीज, ठीक है। आपको सीक्वेंस और सीरीज का पता चल गया। अब साइंटिस्ट हम करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखते हैं साइंटिस्ट। अपना जो चैप्टर 8 है इसके अंदर हम करने वाले हैं एपी करने वाले हैं। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे कि आपने 10th क्लास के अंदर किया होगा। एपी क्या होती है? जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, सीक्वेंस के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं इनके बीच में जो डिफरेंस अगर सेम होता है तो उसको हम एपी बोलते हैं, ठीक है साइंटिस्ट। जैसे कि ये देखिए 1 और 3 के बीच में डिफरेंस 2 का, यहाँ भी 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का डिफरेंस, आपने 10th क्लास के अंदर भी किया था। एपी उसको बोलते हैं। उसके बाद हम करेंगे जिप्पी। एपी के बाद जिप्पी करेंगे, ठीक है। जिप्पी क्या होता है वो भी मैं आपको इंट्रोडक्शन के अंदर बताऊंगा, ठीक है। और हम करेंगे एएम अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। साइंटिस्ट एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। ये 4 चीज़ इंपॉर्टेंट है साइंटिस्ट, ये हम इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। इसके अंदर आपको मैं इंट्रोडक्शन के अंदर अच्छे से क्लियर कराऊंगा कि एपी क्या होती है, जीपी क्या होती है, एएम क्या होता है और जीएम क्या होता है। सबसे पहले साइंटिस्ट हम करते हैं एपी। एपी क्या होती है? एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, जो कि आपने 10th क्लास के अंदर अच्छे से किया है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी हम डेफिनेशन यहाँ पे और लिखते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एपी की डेफिनेशन देखिए साइंटिस्ट। एपी होता है इट मे बी डिफाइंड एज द सीक्वेंस। आप उस सीक्वेंस को एपी बोलोगे, जैसे कि आपको सीक्वेंस का पता चल गया।
आप उस सीक्वेंस को एपी बोलोगे जिसके अंदर डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स आर सेम, जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं यानी कि सीक्वेंस के अंदर जो नंबर्स होते हैं इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस अगर सेम है तो उस सीक्वेंस को आप एपी बोलोगे। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर सीक्वेंस की थी, सीक्वेंस इसमें से आप कोई भी सीक्वेंस उठा लीजिए। जैसे कि हम ये सीक्वेंस उठाते हैं 1 6 11 16 अप टू। ठीक है, देखिए 1 और 6 के बीच में डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस है। 6 और 11 के बीच में 5 का डिफरेंस है। 11 और 16 के बीच में 5 का डिफरेंस है। इस प्रकार साइंटिस्ट शुरुआत से लेके अंत तक जहाँ तक भी ये टर्म्स जा रही है वहाँ तक अगर दोनों टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस आता है वो सेम आता है उसको हम एपी बोलते हैं। और ये बात आप 10th क्लास के अंदर अच्छे से क्लियर कर चुके हो। ठीक है, एपी के अंदर साइंटिस्ट ये जो ए होती है, ए हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं, A1 बोलते हैं इसको। और इनके बीच में जो डिफरेंस होता है ना साइंटिस्ट, वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, डी होता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि दोनों टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है। अब साइंटिस्ट अगर हमें ये बोल दे फर्स्ट टर्म आपको ये दे रखी है, कॉमन डिफरेंस इनके बीच में आपको कुछ डी दे रखा है, आपको निकालनी अनथ टर्म, आपको मान ले इसको बोल दे कि इसकी 10th टर्म क्या हो जाएगी। फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड ये है, थर्ड फोर्थ, इस प्रकार इसकी 10th टर्म क्या हो जाएगी। आपको कोई भी दे सकता है साइंटिस्ट ए अनथ, आपको अनथ टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, अनथ टर्म निकालने का इसके अंदर एपी के अंदर फॉर्मूला होता है, वो होता है ए प्लस के अंदर n-1 इंटू डी। ठीक है, इस बात का आपको पता है, आपने 10th क्लास के अंदर किया भी होगा। ए का मतलब फर्स्ट टर्म प्लस के अंदर n-1, जो भी आपको टर्म निकालनी है, अगर आपको 10th टर्म निकालनी है तो 10-1 करेंगे 9 इंटू डी, इनके बीच में डिफरेंस कितना है वो साइंटिस्ट इसकी हो जाएगी अनथ टर्म। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं साइंटिस्ट, देखिए आगे। साइंटिस्ट मान लेते हैं अपने पास एक सीक्वेंस दे रखी है और जो सीक्वेंस है वो एपी के अंदर दे रखी है। एपी का मतलब सीक्वेंस के अंदर जो अलग अलग एलिमेंट्स है उनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम रहना चाहिए। अपने को एक सीक्वेंस दे रखी है साइंटिस्ट, जैसे कि 2 हो गई, 5 हो गई। ठीक है, 5 के बाद में हम लेंगे 8 हो गया, 11 हो गया। और अपने को यहाँ पे इसने बोला है इसकी 10th टर्म निकालनी है, अप टू 10th टर्म आपको बताना है कि इसकी 10वीं टर्म क्या हो जाएगी। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए अपना जो ए है, फर्स्ट एलिमेंट है वो है 2, इनके बीच में डिफरेंस है, डिफरेंस होता है साइंटिस्ट A2 माइनस A1, यानी कि सेकंड एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट करेंगे, 5 माइनस 2 करेंगे 3। आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर जो हर एक एलिमेंट्स है इनके अंदर जो बीच का डिफरेंस है वो आपको 3 मिलेगा। ठीक है, ये डिफरेंस दे रखा है 3। और अपने को साइंटिस्ट n की वैल्यू दे रखी है, नंबर ऑफ टर्म्स इसने दे रखी है 10 टर्म, यानी कि 10 टर्म है और हमें निकालनी है 10वीं टर्म निकालनी है। 10वीं टर्म निकालेंगे साइंटिस्ट, अपने पास हो जाएगा an का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि A10th। 10वीं टर्म निकालेंगे साइंटिस्ट, वो अपने पास हो जाएगा a प्लस के अंदर n-1 इंटू डी। ए प्लस ए की वैल्यू है 2, यहाँ पे 2 प्लस में n-1 साइंटिस्ट 10-1 करेंगे 9 इंटू डी, डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस की वैल्यू अपने पास है यहाँ पे 3। तो ये अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट 2 प्लस के अंदर 9 3 जा 27, अपने पास हो जाएगा 54। तो साइंटिस्ट इसकी जो 10th टर्म हो जाएगी वो ऐसे करते करते आप करोगे तो अपने पास यहाँ पे 54 आएगा। ठीक है, ये तो आपको अच्छे से पता है साइंटिस्ट, ये अपनी एपी होती है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो अपने पास सीक्वेंस दे रखा है इसका सम करना है, सम करना यानी कि सम ऑफ एपी बोलते हैं, सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी। एपी के अंदर जो n टर्म दे रखे हैं उनका हमें सभी का सम करना है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे साइंटिस्ट, ऐसे बोल सकते हैं 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस अप टू 10 टर्म, यहाँ पे 10 टर्म है। अब साइंटिस्ट आपको सम करना है, तो इसका मतलब ये अब सीक्वेंस नहीं है। सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस तो ये होती है, लेकिन अगर हम यहाँ पे सम कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे सीरीज। इसको क्या बोलेंगे आपको पता है, सीक्वेंस के जो अंदर एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स का सम करते हैं तो उसको हम सीरीज बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। ये सीरीज अपनी है 2 5 8 11 10 टर्म है, ये अपनी एक सीरीज है। इस सीरीज का हमें सम करना है। तो सबसे पहले तो ये देखिए साइंटिस्ट, ये जो सीरीज है ये एपी के अंदर दे रखी है। यहाँ पे देखिए इन दो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 3 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो भी 3 का है। इन दो के बीच में डिफरेंस है वो 3 का है।
हर एक टर्म के बीच में जो डिफरेंस साइंटिस्ट वो 3 का है। इसका मतलब डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है तो ये क्या है, ये एपी के अंदर है। ये जो सीरीज है ये सीरीज एपी के अंदर है। इसका हमें साइंटिस्ट क्या करते हैं, अपने को बोल दिया सम बोल दिया, इसके अंदर हमें सम करना है अन टर्म तक, कितनी भी टर्म दे सकता है, इसके अंदर अनथ टर्म तक इसका सम करना है। तो साइंटिस्ट सम करने का फॉर्मूला आपको पता है, आपने 10th क्लास के अंदर किया भी होगा, जैसे कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू क्या है साइंटिस्ट, n की वैल्यू है नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स तक आपको सम करना है, अपॉन 2 इंटू 2a, a है फर्स्ट एलिमेंट, n नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा n-1 इंटू डी। तो यहाँ देखिए साइंटिस्ट इसका सम करते हैं, अपने पास यहाँ पे a क्या है, a फर्स्ट एलिमेंट है 2, ठीक है, और डिफरेंस क्या है यहाँ पे, डिफरेंस हो जाएगा a2 माइनस a1, सेकेंड एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट करेंगे 3, डिफरेंस 3 है। तो इसका हमें करना है साइंटिस्ट सम करना है, और यहाँ पे n है, n की वैल्यू देखिए मान लेते हैं 10, n की वैल्यू 10 टर्म तक आपको सम करना है। तो इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा Sn, सम करना है 10 टर्म तक, एस 10th का फॉर्मूला लगाएंगे साइंटिस्ट, वो हो जाएगा अपने पास n/2, n की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10/2 इंटू 2a, a की वैल्यू क्या है 2a प्लस के अंदर n-1, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, 10-1 इंटू डी, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है टर्म्स के बीच में डिफरेंस, वो दे रखा है 3। इनको सोल्व करते हैं साइंटिस्ट, 10/2 करेंगे 5 हो जाएगा, इंटू के अंदर 2 इंटू 2 करेंगे 2 2 4, 4 प्लस 10-1 करेंगे 9 इंटू डी, ठीक है, क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 9 3 साइंटिस्ट 27 होता है, ठीक है, अपने पास 5 इंटू 4 प्लस 27 करेंगे, अपने पास रिजल्ट आएगा 31, ठीक है, और 31 इंटू 5 करेंगे, अपने पास क्या रिजल्ट आएगा 155, 155 ये रिजल्ट आएगा। तो साइंटिस्ट ये देखिए, ये अपने पास ये जो सीरीज बनी है इसकी जो 10 टर्म हो जाएगी, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इसकी जो 10 टर्म हो जाएगी, इनका जो सम आएगा सीरीज का वो अपने पास यहाँ पे 155 हो जाएगा, 155, ठीक है। ये साइंटिस्ट बिल्कुल नॉर्मल है, इसके अंदर ज़्यादा वो नहीं है, ये आपने 10th क्लास के अंदर किया भी है। अब साइंटिस्ट इसको छोड़िए, अब इसके अंदर क्या करते हैं, ये तो हमने किया था एपी के बारे में पता चल गया हमें, एपी क्या होती है, ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर जो डिफरेंस होता है एलिमेंट्स के अंदर वो सेम होता है, उसको एपी बोलते हैं, ठीक है साइंटिस्ट। अब हम यहाँ पे करते हैं, जीपी को हम बाद में करेंगे, उससे पहले हम करेंगे यहाँ पे एम, क्या करेंगे एम, इसको ध्यान से समझना साइंटिस्ट, क्योंकि एपी तो आपने पहले से की थी, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एम समझना क्या होता है, एम का मतलब होता है साइंटिस्ट अरिथमेटिक मीन, और मीन का तो आपको पता है, मीन क्या होता है, मीन बोलते हैं एवरेज को, एवरेज, ठीक है, मीन तो एवरेज को बोलते हैं ना। जैसे कि साइंटिस्ट अपने पास एपी दे रखी है, एपी के अंदर मान लेते हैं अपने पास ओनली 2 ही टर्म्स दे रखी है, फर्स्ट टर्म अपनी मान लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट टर्म मान लेते हैं 2 है, और उसके बाद अपनी जो सेकेंड टर्म है वो 8 है, फर्स्ट टर्म अपनी 2 है और सेकेंड टर्म अपनी 8 है। तो साइंटिस्ट इसका अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, ये एपी के अंदर है, फर्स्ट टर्म 2 सेकेंड टर्म 8, मान लेते हैं एपी के अंदर है, तो इसका हमें निकालना है एम, अरिथमेटिक मीन का आपको पता है मीन क्या होता है, मीन होता है एवरेज, इसका एवरेज होता है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट मीन को हम यहाँ पे क्या डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, इसका जो मीन हो जाएगा वो साइंटिस्ट वो अपने पास हो जाएगा सभी का सम 2 + 8 अपॉन टोटल टर्म, यही होता है ना मीन। तो साइंटिस्ट 2 + 8 करेंगे 10, 10 + 2 10/2 करेंगे 5। साइंटिस्ट अर्थमेटिक मीन का मतलब है कि इन दोनों टर्म्स के बीच में अपने को एक टर्म और डालनी है, वो टर्म क्या हो जाएगी, आपको पता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस सेम मिलेगा, डिफरेंस हर एक टर्म्स के अंदर सेम मिलना चाहिए। तो 2 + 8/2 करेंगे 5, इनके बीच में जो टर्म्स डलेगी साइंटिस्ट वो टर्म्स डलेगी 5। ये देखिए 2 और 5 के बीच में भी 3 का डिफरेंस है, और 5 और 8 के बीच में भी 3 का डिफरेंस है। तो आपको पता चल गया साइंटिस्ट अर्थमेटिक मीन का होता है, मतलब ये होता है कि अपने पास एपी दे रखी है, मान लेते हैं एपी के अंदर आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है, आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा कि एपी के अंदर जो फर्स्ट टर्म दे रखी है A1 ये फर्स्ट टर्म दे रखी है, और यहाँ पे जाके आपको कहीं ना कहीं A2 दे रखी है, A सेकेंड टर्म दे रखी है,
आपको बोला ये एपी के अंदर है, इनके बीच में साइंटिस्ट आपको क्या करना है, आपको बोल दे कि एन मीन डालनी है। एन मीन का मतलब कितने में आपको इसके अंदर मीन दे सकता है। मान लेते हैं कि इसके अंदर आपको बोल दिया कि 4 अर्थमेटिक मीन डाल के बताइए। मान लेते हैं फर्स्ट ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपको 4 अर्थमेटिक मीन डाल के बतानी है और इनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, एपी के अंदर बनना चाहिए। तो साइंटिस्ट अपने जो अर्थमेटिक मीन होती है उसको हम कैपिटल ए से लिखते हैं, कैपिटल A1। ये A1 ये फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है, ये सेकंड अर्थमेटिक मीन है, ये थर्ड अर्थमेटिक मीन है और ये फोर्थ अर्थमेटिक मीन है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे क्या है कि किसी भी दो टर्म्स के बीच में आपको n अर्थमेटिक मीन डालनी है, ठीक है। किसी भी दो टर्म्स के बीच में आपको यहाँ तो बोला है 1 2 3 4 4 अर्थमेटिक मीन डालनी है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आपको n अर्थमेटिक मीन डालनी है, ठीक है। 4 यहाँ पे लिखेंगे 4n अर्थमेटिक मीन। किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच में जब n अर्थमेटिक मीन डालनी होती है तो साइंटिस्ट उसके लिए आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि उनके बीच में हमें कितना डिफरेंस रखना है। साइंटिस्ट सबसे मेन इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो आती है डिफरेंस के ऊपर। अगर अपने को पता चल जाए कि इनके बीच में कितना डिफरेंस रखना है, उसके बाद में तो हम इजीली डाल सकते हैं, ठीक है। A1 और A2 के बीच में आपको अगर 2 अर्थमेटिक मीन डालनी है तो उनके बीच में डिफरेंस ज़्यादा आएगा, आपको पता है। और अगर आपको इसके अंदर 4 अर्थमेटिक मीन डालोगे तो आपको पता है इनके बीच में डिफरेंस कम हो जाएगा। तो साइंटिस्ट इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है डी, डिफरेंस। अगर हमें डी का पता चल गया डिफरेंस कितना रखना है तो हमें सब कुछ पता चल गया, मान लीजिए। तो यहाँ पे डी निकालने का फॉर्मूला होता है साइंटिस्ट, डी होता है अपना बी माइनस ए। बी क्या होता है इसके अंदर, लास्ट टर्म, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। बी क्या होती है, बी होती है लास्ट टर्म, एपी के अंदर जो लास्ट टर्म होती है, A2 को भी हम बी बोल सकते हैं, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। एन होती है नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन, कि हमें कितनी अर्थमेटिक मीन डालनी है। जैसे कि अपने को यहाँ पे देखिए 4 अर्थमेटिक मीन डालनी है, तो यहाँ पे करेंगे 4 + 1 5। एग्जाम्पल देखिए बताता हूँ साइंटिस्ट आपको। सबसे पहले ये नोट कर लेना, अपना जो अर्थमेटिक मीन डालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है बी माइनस ए अपॉन एन प्लस ए, एन प्लस ए। इसका आपको एग्जाम्पल देखिए बताता हूँ साइंटिस्ट। यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कि अपने पास एक एपी दे रखी है जिसकी जो फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट टर्म इसने दे रखी है हमें 4, इसने अपने पास फर्स्ट टर्म 4 दे रखी है और लास्ट टर्म इसने दे रखी है 29, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू 4 दे रखी है, लास्ट टर्म इसने 29 दे रखी है और इसने हमें बोला है कि इसके बीच में 4 अर्थमेटिक मीन डालिए, इसके बीच में 4 अर्थमेटिक मीन डालनी है। ये फर्स्ट अर्थमेटिक मीन हो गई, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये अपना A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये अपना A3 हो गया और ये अपना A4 हो गया, ठीक है। हमें इसके अंदर 4 अर्थमेटिक मीन डालनी है और इस प्रकार से डालनी है कि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो आपको पता है सेम होना चाहिए, तभी ये एपी के अंदर होगी। तो साइंटिस्ट मैंने आपको बोला था इसके अंदर जो डिफरेंस होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए ए, अपना जो ए क्या है 4 है, फर्स्ट टर्म ए है। बी क्या है, लास्ट टर्म इसने 29 दे रखा है, बी 29 है। नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन, इनके बीच में जितनी अर्थमेटिक मीन डालनी है वो कितनी डालनी है, 4 अर्थमेटिक मीन डालनी है। नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन हो गए यहाँ पे अपने पास 4। तो इसके लिए साइंटिस्ट अपने पास फॉर्मूला देखिए डी का, डिफरेंस क्या हो जाएगा इसका, इसका जो डिफरेंस हो जाएगा साइंटिस्ट, डिफरेंस अपने पास बनेगा बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, ठीक है। बी 29 माइनस ए 4 अपॉन एन प्लस 1। एन की वैल्यू, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन कितनी डालनी है, 4, 4 + 1 इज इक्वल टू साइंटिस्ट 29 माइनस 24 करेंगे 25 अपॉन 4 + 1 करेंगे 5, 25/5 इज इक्वल टू 5। साइंटिस्ट इसके अंदर डिफरेंस आएगा 5, यानी कि हर एक टर्म के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो 5 का डिफरेंस आएगा। तो साइंटिस्ट यहाँ पे 4 अर्थमेटिक मीन डालनी है, तो कैसे डालेंगे देखिए। इसके जो साइंटिस्ट A1 होगा, A1 क्या हो जाएगा, ये साइंटिस्ट A1 भले ही अर्थमेटिक मीन है फर्स्ट, ठीक है, भले ही ये पहला अर्थमेटिक मीन है, लेकिन इस कंप्लीट एपी को देखिए आप, इस कंप्लीट एपी की तो ये सेकंड टर्म है ना, कंप्लीट एपी की तो ये सेकंड टर्म है, क्योंकि फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म इसका अर्थमेटिक मीन ये है सेकंड टर्म। तो A1 सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता है A प्लस के अंदर D, ए फर्स्ट टर्म प्लस के अंदर इसके बीच में डिफरेंस कितना रखना है, डिफरेंस हमने निकाल ही लिया है, कितना रखना है 5।
तो साइंटिस्ट ये जो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन निकलेगी अपनी निकलेगी ए की वैल्यू 4 है, 4 प्लस डिफरेंस इनके बीच में कितना होना चाहिए 5, 4 + 5 करेंगे 9। तो साइंटिस्ट इसकी जो सेकंड अर्थमेटिक मीन है सॉरी फर्स्ट अर्थमेटिक मीन ये निकलेगी 9। उसके बाद साइंटिस्ट हमें A2 निकालनी है। A2 करेंगे साइंटिस्ट, ये जो A2 है ये भले ही इसकी सेकंड अर्थमेटिक मीन है लेकिन कंप्लीट एपी की तो ये 1 2 3 थर्ड टर्म है ना, तो थर्ड टर्म फॉर्मूला होता है A + 2D, ठीक है। 4 प्लस के अंदर 2D करेंगे, 2 × D करेंगे तो हो जाएगा 2 × 5 10 = ये हो जाएगा अपने पास 14, ठीक है। इसी प्रकार आपको पता है हर एक के बीच में आपको 5 का डिफरेंस रखना है, तो अपना ये जो हो जाएगा 14। उसके बाद ये A3 आएगी, ये अपने पास क्या आएगी, ये अपने पास आ जाएगी यहाँ पे 19 के बाद में ये अपना A4 आएगा 24। ये देखिए साइंटिस्ट अपने को यहाँ पे 4 अर्थमेटिक मीन डालनी थी, 1 2 3 4 अर्थमेटिक मीन डाल दी, लेकिन यहाँ पे इनके बीच में डिफरेंस भी देखिए आपको इक्वल डिफरेंस मिलेगा 5। 4 और 9 के बीच में डिफरेंस 5, 9 और 14 के बीच में डिफरेंस 5, इसके बीच में भी 5, इसके बीच में भी 5 और यहाँ भी इन दोनों के बीच में भी 5। तो साइंटिस्ट आपको A और B दोनों के बीच में कितनी भी आपको अर्थमेटिक मीन डालने के लिए बोल दे, उसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट डी होता है, आपको याद रखना है। डी की वैल्यू अगर हमें पता चल गई तो हमें पता चल गया कि इनके बीच में डिफरेंस कितना रखना है और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। डी का फॉर्मूला होता है साइंटिस्ट नोट कर लेना, डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है B-A/n+1। B-A यानी कि सेकेंड टर्म लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन n, कितनी हमें अर्थमेटिक मीन डालनी है n+1, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अपना डी निकल जाएगा और डी निकलने के बाद हम यहाँ से अर्थमेटिक मीन डाल सकते हैं। इसके बाद साइंटिस्ट ये हमें बोल सकता है कि सम ऑफ अर्थमेटिक मीन निकालना है, इसमें हमें सम निकालना है अर्थमेटिक मीन का। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट हमें अर्थमेटिक मीन दे रखी है A1 A2 A3 A4, हमें अर्थमेटिक मीन का सम निकालना है। यहाँ पे करेंगे सम SN ऑफ अर्थमेटिक मीन। साइंटिस्ट इस कंप्लीट एपी का सम हमें नहीं निकालना, कंप्लीट एपी का सम तो आपको पता है n/2 × 2a + n-1 × d होता है, लेकिन सम ऑफ अर्थमेटिक मीन क्या होता है। अर्थमेटिक मीन का सम करेंगे साइंटिस्ट, ये भी है तो एपी ही, ये भी है तो एपी, ठीक है। तो इसके लिए साइंटिस्ट सेम फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है n/2 n यहाँ पे क्या है, n यहाँ पे है नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन है वो कितनी है, n/2 × 2a करते हैं, 2a प्लस के अंदर n-1 × d। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट ये जो n है नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन है, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन कितनी भी हो सकती है, जैसे कि हम यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे n/2 × 2a। ए फर्स्ट टर्म क्या है, ये फर्स्ट टर्म यहाँ पे साइंटिस्ट A1 लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो अर्थमेटिक मीन है इस अर्थमेटिक मीन की जो फर्स्ट टर्म वो तो A1 ही है ना, A1 प्लस के अंदर n-1 × d डिफरेंस। बिल्कुल जी साइंटिस्ट कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि हम इसके अंदर ही निकालते हैं साइंटिस्ट, हमें सम निकालना है अर्थमेटिक मीन का ओनली। यहाँ पे n/2 करेंगे, अर्थमेटिक मीन कितनी है, अर्थमेटिक मीन इसके अंदर है 1 2 3 4, अपने पास 4 अर्थमेटिक मीन है, 4/2 × 2a, 2 × a। पहली टर्म क्या है, पहली टर्म साइंटिस्ट ये है 9, ठीक है, ये नहीं है, ये तो कंप्लीट एपी की अर्थमेटिक, ये तो कंप्लीट एपी की फर्स्ट टर्म है, लेकिन अर्थमेटिक मीन की फर्स्ट टर्म क्या है, अर्थमेटिक मीन की फर्स्ट टर्म 9 है, 9 प्लस के अंदर n-1 × d। n नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, कितने टर्म्स है, ये टर्म्स है अपने पास 4 टर्म्स है, 4 - 1 × d, डिफरेंस कितना है अर्थमेटिक मीन के बीच में वो है 5, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट 4/2 करेंगे 2 × 2 9 = 18 प्लस के अंदर 4 - 1 करेंगे 3 3 5 = 15, अपने पास क्या रिजल्ट आएगा 2 × 18 + 15 करेंगे साइंटिस्ट, अपने पास रिजल्ट हो जाएगा 33 × 2 करेंगे 66। तो साइंटिस्ट ये अपने पास क्या आएगा, जो भी हमने अर्थमेटिक मीन निकाली थी इन अर्थमेटिक मीन का सम हो जाएगा 66, ठीक है। साइंटिस्ट इस प्रकार से हम अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। अपने पास ये तो देखो ये हो गया अर्थमेटिक मीन का, आपको पता चल गया अर्थमेटिक मीन क्या होता है। अर्थमेटिक मीन होता है कि ए और बी, हमें एपी के अंदर 2 टर्म्स दे रखी है ए और बी, उनके बीच में हमें कितने भी अर्थमेटिक मीन डालने के लिए बोल सकता है, उसके लिए हमें यहाँ पे डी की डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी, और डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है B - A सेकेंड लास्ट टर्म माइनस A फर्स्ट टर्म
अपॉन n प्लस वन, n नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन प्लस के अंदर 1, ये अपना d निकल जाएगा। और अपने पास अगर d की वैल्यू आ गई उसके बाद हम इसके अंदर अर्थमेटिक मीन डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये साइंटिस्ट अपना AM यानी कि अर्थमेटिक मीन का केस कंप्लीट हो गया। अब साइंटिस्ट आइए हम देखते हैं जियोमेट्रिक मीन क्या होती है, GM क्या होती है। साइंटिस्ट अब हम यहाँ पे केस करेंगे GM। GM का मतलब होता है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक सॉरी GM से पहले GP करेंगे ना, GP करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। साइंटिस्ट GP क्या होता है, जैसे हमने AP किया था उसी प्रकार GP है। AP के अंदर क्या होता था, AP के अंदर होता था कि हर एक टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम होता था। लेकिन GP के अंदर क्या है, GP के अंदर हर एक टर्म्स के अंदर ऐसी सीक्वेंस जिस टर्म का जो रेशियो है वो सेम हो। हमें एक ऐसी सीक्वेंस तैयार करनी है जिसके अंदर हर एक दो टर्म्स के बीच में जो रेशियो आता है वो सेम होता है। जैसे कि साइंटिस्ट हम यहाँ पे बोल सकते हैं 2 हो गया, 4 हो गया, 4 के बाद में 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया। ये देखिए साइंटिस्ट रेशियो का मतलब डिवाइड, ठीक है। 2 और 4 के बीच में कितना रेशियो है देखिए, 4/2 करेंगे, 4/2 करेंगे तो आपको पता है 2 आएगा, 8/4 करेंगे तो 2 आएगा, 16/8 करेंगे तो 2 आएगा, 32/16 करेंगे तो 2 आएगा। साइंटिस्ट इनके बीच में जो रेशियो है ना, अब यहाँ पे आपको डिफरेंस नहीं देखना, डिफरेंस तो इनके बीच में डिफरेंस तो 2 का है, इनके बीच में फिर 6 का डिफरेंस हो गया, इनके बीच में 8 का डिफरेंस हो गया, इनके बीच में 16 का डिफरेंस हो गया। आपको यहाँ पे डिफरेंस नहीं देखना है। अगर डिफरेंस सेम होता है तो उसको हम AP बोलते हैं। इनके बीच में डिफरेंस सेम नहीं है, ये AP नहीं है, ये GP है। इनके बीच में जो ये रेशियो आ रहा है, रेशियो आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। इसको इसे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। इस प्रकार इससे जो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, आपको पता है रेशियो क्या है, 2 है तो 64 होना चाहिए। 64 को 32 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 2 ही आएगा। तो साइंटिस्ट GP ऐसी सीक्वेंस, उस सीक्वेंस को हम GP बोलते हैं जिनके अंदर लगातार दो एलिमेंट्स के बीच में जो डिफरेंस रेशियो आता है, रेशियो उनका सेम होता है 2 एलिमेंट्स का, तो उसको हम सीक्वेंस को GP बोलते हैं। साइंटिस्ट जैसे AP के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, AP के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिफरेंस। अगर हमें डिफरेंस का पता चल जाए तो उसके बाद हम AP की कौन सी भी टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। AP के अंदर जैसे डिफरेंस इंपॉर्टेंट होता है उसी प्रकार GP के अंदर R रेशियो इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमें किसी भी टर्म्स के बीच में जो रेशियो पता चल जाए तो हम इसकी कौन सी भी टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे AP में डिफरेंस इंपॉर्टेंट होता है उसी प्रकार GP में R इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि साइंटिस्ट मान लीजिए ये इसकी GP की फर्स्ट टर्म है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, अपने को सेकेंड टर्म निकालनी है, अपने को A2 निकालना है। इसके अंदर आपको जो रेशियो दे रखा है मान लेते हैं 2 दे रखा है, A2 निकालना है। इसकी जो फर्स्ट टर्म A1 है तो रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है साइंटिस्ट A2 टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है AR। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी A इंटू, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है उसको गुणा कर देंगे, उनके बीच में रेशियो कितना है A इंटू R करेंगे। जैसे कि फर्स्ट टर्म अपनी 2 है, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4, अपने पास सेकेंड टर्म 4 आएगी। इसी प्रकार अपने को यहाँ पे साइंटिस्ट थर्ड टर्म निकालनी है, जैसे A3 निकालनी है। A3 निकालनी है तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर हो जाएगा A इंटू R स्क्वायर। जैसे कि साइंटिस्ट हम AP के अंदर A3 निकालते थे, A3 की वैल्यू होती थी A+2D यानी कि डिफरेंस का 2 गुना। GP के अंदर क्या हो जाएगा, GP के अंदर A3 की वैल्यू हो जाएगी AR स्क्वायर, A इंटू R स्क्वायर, R का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा रेशियो का। देखिए A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी A इंटू, A की वैल्यू 2 है, 2 इंटू रेशियो क्या है, रेशियो भी यहाँ पे 2 दे रखा है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 टू 8। ये देखिए इसकी जो थर्ड टर्म आई थी वो 8 आई है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे हम रेशियो का स्क्वायर या फिर उसका क्यूब रेशियो की पावर करते हैं। इसी प्रकार अगर हमें ये बोल दे साइंटिस्ट, यहाँ देखिए अगर हम यहाँ पे सेकेंड टर्म निकाली थी तो रेशियो की पावर 1 थी, इसके अंदर हमने थर्ड टर्म निकाली थी तो रेशियो की पावर 2 थी। इसी प्रकार साइंटिस्ट हमें इसके अंदर कुछ भी बोल सकता है कि आगे इसकी n टर्म दे रखी है, इसके आगे n टर्म दे रखी है तो nth टर्म क्या हो जाएगी इसके अंदर nth टर्म क्या हो जाएगी। जैसे हमें AP के अंदर nth टर्म होती थी A प्लस में n-1 इंटू D,
उस प्रकार इसकी साइंटिस्ट अनथ टर्म क्या होती है, इसकी अनथ टर्म होती है a इंटू फर्स्ट टर्म इंटू रेशियो की पावर n-1। ठीक है, इसको नोट कर लेना। जिप्पी के अंदर अनथ टर्म होती है a इंटू रेशियो की पावर n-1। जैसे यहाँ पे थर्ड टर्म निकाली थी तो रेशियो की पावर 2 थी, सेकेंड टर्म थी तो रेशियो की पावर 1 थी, तो यहाँ पे अनथ टर्म निकालेंगे, जितनी भी टर्म निकालेंगे उसमें से एक कम करके रेशियो की पावर हो जाएगी। अगर हमें यहाँ पे बोल दे इसकी हमें निकालनी है, मान लेते हैं इसके अंदर हमें निकालनी है 8th टर्म निकालनी है। ठीक है, इसके अंदर हमें मान लेते हैं 8th टर्म निकालनी है। 8th टर्म क्या हो जाएगी साइंटिस्ट, इसकी हो जाएगी a, 8वीं टर्म हो जाएगी इसके अंदर a इंटू आर रेशियो की पावर n-1 करेंगे, 8-1 करेंगे 7। 8th टर्म निकालेंगे तो a इंटू आर की पावर 7 हो जाएगी। a की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे है 2 इंटू आर, रेशियो क्या है, इनके बीच में जो डिफरेंस रेशियो देना है वो हमें 2 का रेशियो देना है, 2 की पावर 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइंटिस्ट अपने पास 2 इंटू 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 करेंगे साइंटिस्ट अपने पास आएगा 128। ठीक है, 2 की पावर 7 करेंगे तो 128 आएगा, और 128 इंटू 2 करेंगे तो अपने पास आएगा 256, 128 दूनी 256। तो साइंटिस्ट इसकी जो 8वीं टर्म होगी वो 256 होगी। ये अपनी पहली टर्म हो गई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं टर्म क्या हो जाएगी 128। 2 का रेशो रखना है, 164 दूनी 128 होता है। 7वीं टर्म 128, सॉरी 7वीं टर्म 128, 8वीं टर्म अपने यहाँ पे 256 हो जाएगी, 256 ऐसे आगे चलती जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर जिप्पी के अंदर आपको अनथ टर्म निकालनी होती है, तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर की पावर n-1। अब आगे करेंगे साइंटिस्ट, जैसे हमने एपी के अंदर किया था सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, उसी प्रकार हम इस जिप्पी के अंदर करेंगे सम ऑफ एन टर्म ऑफ जिप्पी। जिप्पी के अंदर एन टर्म्स का हमें अगर सम निकालना हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूले होते हैं, आगे देखिए साइंटिस्ट। उसमें हमने किया था, ये यहाँ पे देखिए, अगर हमें एपी की एन टर्म्स है उसका अगर हमें सम निकालना हो तो उसके लिए तो अपने पास सिंपल एक ही फॉर्मूला होता था, वो होता था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, वो तो अपने पास एक ही फॉर्मूला होता था। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर मैं जिप्पी की एन टर्म्स का सम निकालना है तो इसके लिए अपने पास यहाँ पे 3 अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, और वो तीनों फॉर्मूले वेरी करते हैं उसके रेशियो के ऊपर। अगर यहाँ पे साइंटिस्ट देखिए, अगर यहाँ पे अपना जो रेशियो है, अगर रेशियो 1 के इक्वल दे रखा है, यानी कि इनके जो सभी जिप्पी के अंदर जो टर्म्स है उनका जो रेशियो 1 दे रखा है, यानी रेशियो का मतलब 1 देने का मतलब क्या है, सारी टर्म्स सेम है, तो अपने पास यहाँ पे जो एस एन हो जाएगा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जिप्पी, वो अपने पास हो जाएगा n इंटू ए। ठीक है, n इंटू एन क्या है, n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इंटू ए फर्स्ट टर्म कितनी है। ठीक है, एन ए क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे रेशियो का मतलब 1 दे रखा है, रेशियो 1 दे रखा है, इसका मतलब सारी टर्म्स सेम है, सारी टर्म सेम है तो उनको हम डायरेक्ट एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन इंटू ए। अगर यहाँ पे साइंटिस्ट हमें इसने बोल दिया आर ग्रेटर देन 1, अगर इसका जो रेशियो है जिप्पी के अंदर एन टर्म्स है, उन एन टर्म्स का जो रेशियो आता है बीच में, वो रेशियो ग्रेटर देन 1, अगर वो रेशियो 1 से बड़ा है उस टाइम अपना एस एन क्या हो जाएगा, सम ऑफ एन टर्म्स अपना हो जाएगा ए इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। याद रखना साइंटिस्ट, इसको आप अलग से नोट कर लेना कहीं पे। अगर अपना जिप्पी का सम निकालना है एन टर्म्स का, तो उसके अंदर जो रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 हो, अगर रेशियो 1 से बड़ा होता है तो यहाँ पे a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1 करना है। और अगर हमें इसका जो रेशियो है वो लेस देन 1 दे दे, अगर जिप्पी के अंदर जो रेशियो है वो 1 से लेस, 1 से छोटा दे दे, उस टाइम अपना सम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे a इंटू यहाँ पे r की पावर n-1 अपॉन r-1 था, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस आर की पावर n, यहाँ पे r की पावर n-1 है, यहाँ पे 1 माइनस आर की पावर n हो जाएगा, अपॉन में 1 माइनस आर हो जाएगा। बिल्कुल लीजिए साइंटिस्ट, यहाँ पे जिप्पी के n टर्म्स का अगर हमें सम निकालना पड़ जाए तो उसके लिए हमें देखना पड़ता है रेशियो 1 के इक्वल है, या फिर 1 से ग्रेटर है, या फिर 1 से छोटा है। तीनों के अंदर सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जिप्पी निकालना होता है, उसके लिए 3 फॉर्मूले होते हैं, वो डिपेंड करता है रेशियो के ऊपर, रेशियो 1 के इक्वल है या 1 से ग्रेटर देन लेस देन है। ठीक है, उनके लिए अलग अलग फॉर्मूले लग जाएंगे। जैसे साइंटिस्ट मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दे के बताता हूँ तीनों का। मान लेते हैं अपने पास जिप्पी दे रखी है और जिसके अंदर जो रेशियो है वो 1 दे रखा है। जैसे कि अपने पास जिप्पी है
2 2 2, इसका हमें 10 टर्म्स तक हमें सम निकालना है, 10 टर्म्स तक सम निकालना है। तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, फर्स्ट टर्म भी 2 है, सेकंड टर्म भी 2 है, थर्ड टर्म भी 2 है, इसका मतलब सारी टर्म 2 2 2 2 ऐसे है। इनका रेशो तभी तो 1 आएगा ना, सारी टर्म सेम होगी तभी तो रेशो 1 आएगा। 2/2 करेंगे 1, 2/2 2/2 1 करेंगे, ठीक है, तभी तो इनका रेशो सेम आएगा। तो इसके लिए सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, इसके लिए सम ऑफ एन टर्म होता है डायरेक्ट n इंटू ए। एन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे है 10, 10 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 2, 10 इंटू 2 करेंगे 20। इसकी साइंटिस्ट 10 टर्म का जो सम आएगा वो आपको 20 आएगा, आपको पता है, बिल्कुल ईजी है। अब देखिए साइंटिस्ट, अगर मैं यहाँ पे रेशियो लेता हूँ 1 से ग्रेटर लेता हूँ, ठीक है, ये तो एग्जांपल लिया था मैंने 4, अगर r अपना 1 के इक्वल हो। अगर मैं यहाँ पे रेशियो r है वो ग्रेटर देन 1 लेता हूँ, 1 से बड़ा रेशियो लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बोल दिया 2 4 8, अप टू मैंने आपको बोल दिया 5 टर्म तक सम निकालना है। ये रेशियो है, आपको पता है एपी के अंदर जो रेशियो आ रहा है वो 4/2 करेंगे 2 आएगा, 8/4 करेंगे 2 आएगा। इसके अंदर जो रेशियो आ रहा है ना, इसके अंदर जो रेशियो है वो 2 आ रहा है, रेशियो 2 आ रहा है, इसका मतलब ग्रेटर देन 1 है, एक से बड़ा है, इसका जो रेशियो अब एक से बड़ा आ रहा है। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसके लिए जो सम का फॉर्मूला लगेगा ये वाला लगेगा, ए इंटू, इसके अंदर सम निकालेंगे हम 5 टर्म्स तक, इसका सम निकालेंगे 5 टर्म, वो हो जाएगा अपने पास ए इंटू आर की पावर n -1 अपॉन r -1, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा साइंटिस्ट, ए की वैल्यू लेंगे हम 2 इंटू आर रेशो की पावर n, रेशियो की वैल्यू है 2 की पावर n हमें कितने टर्म्स तक सम निकालना है, 5 टर्म तक सम निकालना है। 2 की पावर 5 -1 अपॉन r -1 यानी कि 2 -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 इंटू 2 की पावर 5 करेंगे साइंटिस्ट, 2 की पावर 5 क्या हो जाएगी, ये अपने पास हो जाएगा 32 -1 अपॉन 2 -1 करेंगे 1, साइंटिस्ट 32 -1 करेंगे, सॉरी 32 -1 करेंगे अपने पास आएगा 31, 31 इंटू 2 करेंगे 62, अपने पास साइंटिस्ट इनका जो सम हो जाएगा वो 62 हो जाएगा 5 टर्म का। इसके आगे देखिए 2 4 8, 8 के बाद में 16 और 32, इसकी जो 5वीं टर्म होगी वो 32 हो जाएगी। इनका जो सभी का सम होगा ना वो 62 आएगा, ठीक है, बिल्कुल ईजी है। अब साइंटिस्ट मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, जब अपने पास ये जो रेशियो है वो लेस देन 1 हो, रेशियो क्या है, लेस देन 1 हो। एक से छोटा रेशियो कब आ सकता है, एक से छोटा रेशियो तब आ सकता है जब पहली टर्म बड़ी हो और उसके बाद में जो टर्म है वो छोटी छोटी आए। जैसे कि अपने पास मान लेते हैं पहली टर्म 1 है, उसके बाद की टर्म 1/2 दे रखी है, उसके बाद की टर्म 1/4 दे रखी है, ठीक है साइंटिस्ट। क्योंकि यहाँ पे देखिए इनका जो रेशो देखिए 1/2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, किसी को भी डिवाइड करते हैं 1 से तो सेम रिजल्ट आता है। उसके बाद 1/4 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए साइंटिस्ट 1/4 को हम डिवाइड करेंगे 1/2 से, तो 1/4 इंटू 2/1 करेंगे, ठीक है, 2 1 2 2 2 जा 4। यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है ना साइंटिस्ट, यहाँ पे जो इसका रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 1/2, क्योंकि इन टर्म्स के बीच में जो रेशियो है वो 1/2 का है, और ये 1/2 का जो रेशियो है ये आपको पता है लेस देन 1 है, यानी कि 1 से छोटा है, ठीक है। 1/2 करेंगे, इसका जो रेशियो है वो 1 से छोटा है। अगर आपको बोल दे कि इसकी 5 टर्म तक इसका सम निकालिए, इसका हमें 5 टर्म तक इसका हमें सम निकालना, तो कैसे करेंगे, अगर रेशियो हमारा लेस देन 1 होता है तो जिप्पी की n टर्म का सम होता है a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे 5 टर्म तक सम निकालना है, तो वो हो जाएगा a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, ये हो जाएगा अगर अपना जो रेशियो है वो लेस देन 1 है। इसके लिए साइंटिस्ट अपना हो जाएगा a इंटू, ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म अपनी है 1 इंटू कुछ भी करेंगे सेम रिजल्ट आएगा, 1 को छोड़ दीजिए, 1 माइनस r की पावर n, r रेशो क्या है, रेशो अपना 1/2 है, इसकी पावर n करनी है, n का मतलब 5 टर्म तक हमें सम निकालना है, तो इसकी पावर करेंगे 5, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस r, r रेशियो करेंगे 1/2। तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट 1 माइनस 1/2 की पावर 5 करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 1/32, अपॉन में 1 माइनस 1/2 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसको सोल्व कीजिए साइंटिस्ट, देखिए अपने पास क्या रिजल्ट आएगा। ऊपर तो साइंटिस्ट हमने 32 एलसीएम ले लिया,
32 एलसीएम ले ली तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास हो जाएगा 32 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसके अपोन में है 1/2, इसके अपोन में 1/2 है, तो इसका मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के 2/1 कर देंगे, बिल्कुल सिंपल है। 2 से ये कट हो जाएगा 16 पे, और 32 माइनस 1 करेंगे वो हो जाएगा 31/16, ठीक है। तो साइंटिस्ट इनकी जो 5 टर्म बनेगी 1, 1/2, 1/8, यहाँ पे फिर 1/8 बनेगा और 1/16 बनेगा, 5 टर्म 1/16 बनेगी। तो इन सभी का जो सम आएगा रेशियो साइंटिस्ट, सम क्या आएगा, सम यहाँ पे आएगा 31/16, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट जियोमेट्रिक मीन जो जीपी होती है, जीपी के n टर्म्स का सम निकालने के लिए यहाँ पे अपने पास 3 फॉर्मूले होते हैं। उसके बाद देखिए साइंटिस्ट, जैसे हमने एपी के बाद में एम किया था, अर्थमेटिक मीन किया था, उसी प्रकार साइंटिस्ट इस जीपी के अंदर जीएम भी होता है, जियोमेट्रिक मीन भी होता है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन का मतलब दो संख्या के बीच में हमने अर्थमेटिक मीन डाली थी, उसी प्रकार ज्योमेट्रिक मीन है, दो अपने पास वैल्यू दे देंगे, उनके बीच में हमें बोलेंगे इनके बीच में इतनी, यानी कि n हमें ज्योमेट्रिक मीन डालनी है। तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट इसको कैसे करते हैं। साइंटिस्ट सबसे पहले मान लेते हैं अपने पास, आपको एग्जांपल के बता दूं, अपने पास जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है, और सेकंड टर्म अपने पास इसने दे दी 8, सेकंड टर्म 8 दे दी, और इसने आपको बोल दिया कि इसके बीच में आपको एक ज्योमेट्रिक मीन डालनी है, एक ज्योमेट्रिक मीन डालनी है G1, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन हो चाहे अर्थमेटिक मीन हो, उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अपने पास ये A है और ये B है, इसके बीच में साइंटिस्ट हमें एक ज्योमेट्रिक मीन डालनी है, और इनका जो रेशियो है वो कॉमन होना चाहिए, रेशियो है वो सेम होना चाहिए। तो आप साइंटिस्ट इसके अंदर क्या करोगे, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में दोनों के अंदर जो ज्योमेट्रिक मीन डालना है वो आप करोगे A/B/2, ठीक है। A/B/2, जैसे कि 2 × 8 करेंगे 16/2 करेंगे, यहाँ पे आएगा सॉरी यहाँ पे 2 नहीं आएगा साइंटिस्ट अपोन में, ये जो अपोन में 2 आता था वो तो अर्थमेटिक मीन के अंदर आता था, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन डालनी है वो हो जाएगी साइंटिस्ट अपने पास A/B का रूट, ठीक है। A/B करेंगे, जैसे कि 2 × 8 करेंगे 16 का रूट करेंगे साइंटिस्ट, वो हो जाएगा 4। तो साइंटिस्ट इसके बीच में जो ज्योमेट्रिक मीन आएगी वो आएगी 4, ठीक है। इनके बीच में रेशो भी सेम है, देखिए 4/2 करेंगे 2 आएगा, और 8/4 करेंगे तो भी अपने पास 2 आएगा। तो साइंटिस्ट जैसे हमने ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक मीन डाली थी, एपी के अंदर अर्थमेटिक मीन डाली थी, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, मैंने आपको बताया था, वो था डिफरेंस। अगर हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाए तो हम कितने भी अर्थमेटिक मीन डाल सकते हैं। उसी प्रकार इस जीपी के अंदर अगर हमें ज्योमेट्रिक मीन डालनी है तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है इसका रेशो। हमें अगर इसका रेशो पता चल जाए तो हम इसके अंदर ज्योमेट्रिक मीन आसानी से डाल सकते हैं। तो साइंटिस्ट जीपी के अंदर अपने पास देखिए ए और बी, ये 2 टर्म्स अपने को दे रखी है, इनके बीच में हमें बोल दे कि आपको n ज्योमेट्रिक मीन डालनी है, जैसे कि G1, G2, Gn, आपको n ज्योमेट्रिक मीन डालनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे इसका रेशो पता होना चाहिए कि इनके बीच में हमें कितना रेशो रखना है, ताकि हम ज्योमेट्रिक मीन है वो आसानी से डाल सकें। तो साइंटिस्ट इसके अंदर जो रेशो निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है, रेशो का क्या फॉर्मूला होता है इसके अंदर, वो जो साइंटिस्ट अपना रेशो होता है वो आता है B/A, B यानी कि लास्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, और इसकी जो पावर बनती है वो होती है 1/n+1, ठीक है साइंटिस्ट, इसको आप नोट कर लेना। जीपी के अंदर अगर हमें n ज्योमेट्रिक मीन डालनी है बीच में, तो इसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है रेशो पे ध्यान देना। इसका जो रेशो निकल के आएगा वो आएगा B/A की पावर 1/n+1। n क्या है, n यहाँ पे है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, कि ए और बी के बीच में हमें कितने ज्योमेट्रिक मीन डालनी है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ साइंटिस्ट, अपने पास जो फर्स्ट टर्म इसके अंदर है, एग्जांपल के अंदर साइंटिस्ट इसने बोल दिया अपने पास जो फर्स्ट टर्म वो इसने बोल दी 3 है, और इसकी जो लास्ट टर्म वो 81 है, और इसने बोला 3 और 81 के बीच में हमें 2 ज्योमेट्रिक मीन डालनी है, ठीक है। कितनी, G1 और G2, मान लेते G1 और G2 इसके बीच में 2 ज्योमेट्रिक मीन है, और इस प्रकार की ज्योमेट्रिक मीन डालनी है, इस प्रकार से टर्म डालनी है कि इनका जो रेशो आए वो सेम आए,
ठीक है, जितना रेशो G1/3 आता है वो सेम होना चाहिए, G2/G1 करें या फिर 81/G2 करें, इनका जो रेशो सेम आना चाहिए। तो साइंटिस्ट मैंने आपको बोला था इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेशो। तो सबसे पहले तो इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट, रेशो क्या बनेगा। रेशो इसके अंदर बनेगा साइंटिस्ट, रेशो बनेगा B/A, यानी कि 81/3 B/A की पावर 1/n+1। n क्या है, हमें इसके अंदर कितने ज्योमेट्रिक मीन डालनी है, इसके अंदर हमें 2 ज्योमेट्रिक मीन डालनी है। n की वैल्यू यहाँ पे हो गई 2 +1। साइंटिस्ट 81/3 करेंगे, ये अपने पास हो जाएगा 27। ठीक है, 27 होता है, 27 की पावर हो जाएगी 1/3, 2 + 1 करेंगे 3। 27 की पावर 1/3 का मतलब साइंटिस्ट 27 का क्यूब रूट करना है। 27 का जो क्यूब रूट करते हैं वो अपने पास आता है 3। ठीक है, क्योंकि 3 3 9, 9 3 27 होता है। इसका जो साइंटिस्ट रेशो आएगा वो आएगा 3, यानी कि इनके बीच में साइंटिस्ट हमें जो रेशो रखना है वो 3 का रेशो रखना है। तो साइंटिस्ट रेशो तो अपने पास आ गया 3। ठीक है, अब इसकी जो G1 फर्स्ट जियोमेट्रिक मीन क्या होगी साइंटिस्ट, ये जो जियोमेट्रिक मीन है ये भले ही पहली जियोमेट्रिक मीन है, लेकिन इस कंप्लीट जीपी को देखिए, कंप्लीट जीपी की ये दूसरी टर्म है। पहली टर्म तो 3 है, लेकिन दूसरी टर्म G1 है। ये जो G1 है ये इसकी दूसरी टर्म है, और आपको पता है दूसरी टर्म अगर जीपी के अंदर निकालनी होती है तो उसका फॉर्मूला होता है A/R। ठीक है, A/R होता है। तो A इसकी पहली टर्म हो जाएगी साइंटिस्ट 3 इंटू रेशो इसका हो जाएगा 3, 3 3 9। इसकी साइंटिस्ट ये वाली जो टर्म होगी वो 3 हो जाएगी, सॉरी 9 हो जाएगी। उसके बाद अगर हमें G2 निकालना है, G2 निकालना है, ये G2 साइंटिस्ट भले ही सेकंड जियोमेट्रिक मीन है, लेकिन कंप्लीट जीपी की ये थर्ड टर्म है, कंप्लीट जीपी के तीसरी टर्म है। तो तीसरी टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है अपने पास, ये G2 तीसरी टर्म है, तो तीसरी टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है AR²। ए की वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट टर्म दे रखी है 3 इंटू आर, रेशो दे रखा है, रेशो का पावर 2 करेंगे स्क्वायर, तो 3 इंटू 3 3 9, 9 3 27। तो साइंटिस्ट इसकी जो टर्म आएगी वो 27 आएगी। ठीक है साइंटिस्ट, ऐसे देखिए इसके हमने बीच में ज्योमेट्रिक मीन डाल दिया। 9/3 करेंगे 3 आएगा, 27/9 करेंगे तो भी 3 आएगा, और 81/27 करेंगे तो भी 3 आएगा। इस प्रकार इसके अंदर हम ज्योमेट्रिक मीन डाल सकते हैं। तो साइंटिस्ट ये नोट कर लेना, ज्योमेट्रिक मीन डालने का जो बीच में रेशो आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और वो रेशो होता है R = B/A की पावर 1/n+1। ठीक है, और यहाँ पे n है वो है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, कि हमें कितने ज्योमेट्रिक मीन डालनी है। साइंटिस्ट अपना इसके बाद में आता है प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B। ठीक है, जैसे कि A और B के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन डाल रखी है, G1 G2 G3 और Gn, n ज्योमेट्रिक मीन डाल रखी है। तो इन n ज्योमेट्रिक मीन का जो प्रोडक्ट क्या होगा साइंटिस्ट, इस प्रोडक्ट का अपने पास जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में ज्योमेट्रिक मीन है, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा साइंटिस्ट A इंटू B, इसका रूट करेंगे और इसकी पावर करेंगे n। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला होता है साइंटिस्ट। ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन की जो प्रोडक्ट है वो हो जाएगी कंप्लीट जीपी के फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, और उसका स्क्वायर रूट करेंगे और उसकी पावर करेंगे n क्या है, n नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, इसके लिए प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड B का जो ज्योमेट्रिक मीन होता है उसका प्रोडक्ट होता है AB का रूट और उसकी फिर टोटल पावर n। इसको ऐसे लिख सकते हैं। जैसा कि साइंटिस्ट इसके अंदर मैं आपको ऊपर वाला एग्जांपल लेके बताता हूँ। ऊपर वाले एग्जांपल के अंदर हमने ये था अपने पास फर्स्ट टर्म 9 थी, लास्ट टर्म 81 थी, इसके बीच में हमने 2 ज्योमेट्रिक मीन डाली थी। तो हमें इसका प्रोडक्ट करना है, जो हमने ज्योमेट्रिक मीन डालनी है इसका प्रोडक्ट करना है हमें। तो प्रोडक्ट होता है अपने पास AB, यानी कि AB क्या होता है, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म करते हैं। तो AB करेंगे 3 इंटू 81। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट, इसका जो स्क्वायर रूट दे रखा है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, इसकी पावर 1/2 दे रखी है। ठीक है, और उसकी पावर n दे रखी है, उसकी फिर पावर ऊपर n दे रखी है। n की मतलब नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन कितना है, ये G1 और G2 अपने पास 2 ही ज्योमेट्रिक मीन थी, तो इसकी पावर हो जाएगी 2। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट 3 इंटू 81 की टोटल पावर कितनी हो जाएगी
1/2 पावर यहाँ दे रखी है, 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट ही होता है, 1/2 पावर यहाँ दे रखी है और उसकी पावर यहाँ पे 2 फिर दे रखी है, तो 1/2 इंटू 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 3 इंटू 81, 3 इंटू 81 करेंगे साइंटिस्ट अपने पास क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, ठीक है। अपना जो 243 ये जो 9 इंटू 27 करेंगे यानी कि G1 और G2 ये जो दो जियोमेट्रिक मीन है इनका प्रोडक्ट करेंगे 9 इंटू 27 वो अपना आएगा 243 243 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ए और बी के अंदर जितनी भी ज्योमेट्रिक मीन होती है उस ज्योमेट्रिक मीन का जो हमें प्रोडक्ट करना होता है वो होता है ए बी का रूट और उसकी टोटल पावर n, ठीक है। अब देखिए साइंटिस्ट इसके बाद अपने पास आता है, इसके बाद में अपने पास आता है आगे देखिए सम ऑफ, यहाँ देखिए साइंटिस्ट अब अपने पास आता है सम ऑफ इनफिनिट टर्म ऑफ जीपी, क्या होता है सम ऑफ इनफिनिट टर्म ऑफ जीपी, जो अपने पास जीपी होती है उसकी इनफिनिट टर्म दे रखी है, इनफिनिट टर्म का हमें सम करना है, इनफिनिट का मतलब साइंटिस्ट अनंत है, जिसके अंदर जो टर्म है वो अनंत है, बहुत सारे टर्म है जिसका हमें पता ही नहीं है, तो उसके लिए साइंटिस्ट अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है एस इनफिनिट सम ऑफ इनफिनिट टर्म ऑफ जीपी करते हैं साइंटिस्ट, वो अपने पास होता है ए अपॉन ए क्या होती है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर यानी कि उसका कॉमन रेशियो। जैसे कि साइंटिस्ट बिल्कुल इजी सा आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए, जीपी की एन टर्म, जीपी की इनफिनिट टर्म का हमें सम निकालना है, बहुत सारी टर्म है जिसके अंदर नंबर है वो इन्फिनिट है हमें पता ही नहीं है, तो उसका हमें सम निकालना, तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। एक जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, अपने पास साइंटिस्ट क्या है यहाँ पे इसने दे रखा है, लेकिन उससे पहले ये देखिए साइंटिस्ट इसके अंदर जो आर है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे दिया है साइंटिस्ट 1 माइनस आर, अगर आर की वैल्यू अगर मान लेते हैं 2 है तो 1 माइनस 2 करेंगे तो ये तो अपॉन में तो यहाँ पे माइनस की वैल्यू आ जाएगी, माइनस की वैल्यू आ जाएगी साइंटिस्ट, तो टोटल रिजल्ट माइनस का हो जाएगा, तो ऐसा कभी ही नहीं हो सकता क्योंकि जीपी की एन टर्म्स का हम इनफिनिट टर्म्स का हम सम कर रहे हैं, तो वो सम माइनस में कैसे हो सकता है, माइनस से तो हो ही नहीं सकता। तो साइंटिस्ट इसके अंदर जो रेशो है, रेशियो क्या होना चाहिए, रेशियो अपने पास होना चाहिए ग्रेटर देन -1 लेस देन 1, रेशियो की वैल्यू साइंटिस्ट -1 से बड़ी और 1 से छोटी, या फिर इसको हम इंटरवल के अंदर लिख सकते हैं -1 से लेके 1 तक होनी चाहिए इसकी रेशियो, इसकी जो रेशियो है साइंटिस्ट वो अपने पास -1 से लेके 1 तक की वैल्यू ही होनी चाहिए, तभी हम इसके लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए आर की वैल्यू कभी यहाँ पे ये जो टोटल अपॉन में रिजल्ट है ये कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, अगर आर की वैल्यू यहाँ पे ये देखिए -1 से बड़ी, जैसे कि 0 पॉइंट लेते हैं तो 1 माइनस 0 पॉइंट करेंगे तो अपने पास यहाँ पे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा, इसीलिए ये जो अपना ये फॉर्मूला ये वैलिड हो सकता है। यहाँ पे ये बात नोट कर लेना, अगर हमें जीपी की इनफिनिट टर्म का अगर हमें सम निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, लेकिन यहाँ पे आर को आप नोट करना, ये जो आर है ये हमेशा ग्रेटर देन -1 यानी कि -1 से तो बड़ा और +1 से छोटा होना चाहिए, यानी कि -1 और 1 के बीच में ही इसका रेशियो आना चाहिए, तभी अपना ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। -1 और +1 के बीच में ही आर की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे साइंटिस्ट में एक जीपी दे रखी है 1 1/3 1/9 1/27, अपने पास ये एक जीपी दे रखी है अप टू n टर्म्स तक, इन्फिनिट टर्म्स है, इसके अंदर साइंटिस्ट ए की वैल्यू देखिए, इसकी फर्स्ट टर्म तो अपने पास 1 है और इसका जो रेशियो है, रेशियो क्या है, रेशियो इसका है 1/3/1 करेंगे तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए 1/3 आएगा, इसका ये जो रेशियो है 1/3 का मतलब होता है 0.3 समथिंग, ठीक है। और ये जो 0 पॉइंट समथिंग है तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि जो रेशियो है वो -1 से बड़ा और 1 से छोटा आ रहा है, क्योंकि 0.3 ये -1 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है, तो इसलिए इसका जो रेशियो है वो इसके अंदर आ रहा है, तो हम इसका सम निकाल सकते हैं, सम ऑफ इनफिनिट टर्म ऑफ जीपी हो जाएगा ए अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1/1 माइनस आर, रेशियो की वैल्यू यहाँ पे है 1/3, तो इसको सोल्व करेंगे साइंटिस्ट क्या हो जाएगा 1 अपॉन में देखिए साइंटिस्ट हम 3 एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा साइंटिस्ट 1 के टोटल अपॉन में 3 माइनस 1 करेंगे 2/3, 1/2/3 है तो साइंटिस्ट ये अपने पास हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो इस ये जो जीपी का
इस जीपी के अंदर इन्फिनिट टर्म है, बहुत सारे टर्म्स होगी आगे जाके, तो उसका जो कंप्लीट सम हो जाएगा वो अपने पास हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला है साइंटिस्ट, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको रेशियो देखना है। उसके बाद देखिए साइंटिस्ट बस 2 से 3 फॉर्मूले हो रहते हैं इसके अंदर। अपने पास जो लास्ट फॉर्मूला है वो है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है साइंटिस्ट, ये जो अपने फॉर्मूला है वो अपने इस चैप्टर के अंदर लास्ट वाली एक्सरसाइज है उसके अंदर यूज हो जाएंगे। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 इस प्रकार स्टार्ट होती है। ठीक है, 1 2 3 अप टू n टर्म्स तक इसका सम निकालना है। तो साइंटिस्ट वो अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। आपने पहले भी किया होगा। ठीक है, नेचुरल नंबर की n टर्म्स का जो सम होता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1/2। उसके बाद अपने पास साइंटिस्ट सेकंड फॉर्मूला है, क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n टर्म ऑफ नेचुरल नंबर की n टर्म्स है उसके स्क्वायर का सम निकालना है। जैसे कि नेचुरल नंबर अपने पास 1 है, 1 से स्टार्ट हो जाएगी, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू n टर्म्स का स्क्वायर। नेचुरल नंबर की n टर्म्स है उसके स्क्वायर का सम निकालना है। तो उसके लिए साइंटिस्ट अपने पास फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। ठीक है, इसके लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद साइंटिस्ट अपने पास लास्ट फॉर्मूला है, उसके बाद में इस चैप्टर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इसमें इसने बोला है सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर। अपने पास नेचुरल नंबर्स n टर्म्स तक दे रखा है, उसके n टर्म्स का जो क्यूब है, क्यूब का हमें सम करना है। जैसे कि 1 का क्यूब हो गया प्लस 2 का क्यूब हो गया प्लस 3 का क्यूब हो गया प्लस अप टू ऐसे n टर्म्स का क्यूब करना है, n टर्म्स तक इसका क्यूब करना है, उसका सम करना है। तो इसके लिए अपने पास साइंटिस्ट फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू n+1/2 और उस कंप्लीट का स्क्वायर। ठीक है साइंटिस्ट, ये देखिए अब अपना ये जो 8th चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, इसका इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शंस दे दिया। इस चैप्टर के अंदर साइंटिस्ट जितने भी मैंने आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शंस के अंदर फॉर्मूले बताए हैं, ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन, ठीक है, जीपी एपी, ये सारे इतने ही इसके अंदर यूज हो जाएंगे बस।